Okay, welcome all. So this is the sixth part of the sixth video of the total of six videos related to UPSC Labor Enforcement Officer 2022 exam, where we are analyzing the syllabus and हम हर कीवर्ड को उठा के उसके बारे में उसको लेके क्या स्ट्रेटेजी बनानी है उसको हम कवर कर रहे हैं. ठीक है. सो टुडे वी विल कवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो कीवर्ड है विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो लेट अस स्टार्ट. ये यूपीएससी एलईओ और एएलसी का सिलेबस है और ये 2017 में जो एग्जाम हुआ था हम उसको बेंचमार्क मान के हम कर रहे हैं. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूपीएससी ने जो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सिलेबस नहीं दिया है. ठीक है. तो आज इसमें 11 कीवर्ड्स हैं. तो आज का जो हमारा कीवर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कीवर्ड के अंडर हम क्या बाउंड्री बनाएं और हम इस सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करें और इसके लिए क्या पढ़ाई की प्रिपरेशन प्लान हम बनाएं, हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि 2015 में जो एएलसी का एग्जाम हुआ था और जो 2017 में जो एएलसी का एग्जाम हुआ था उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें कितने सवाल आए और क्या आए. ठीक है. तो अगर आप देखेंगे तो 2015 में द नंबर वाज 24 और 2017 में द नंबर वाज 10. ठीक है. यानी क्या हुआ, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम हो गए. ठीक है. बट एज वी हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आपको इससे कोई भी पैटर्न डिड्यूस नहीं करना है. ऐसा भी हो सकता है कि ये अगले इस बार के पेपर में 24 हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार के पेपर में ये 10 की जगह 8 या 7 तक रह जाए. ठीक है. तो कोई भी पैटर्न डिड्यूस नहीं करना है और इस सब्जेक्ट को पूरा ही पढ़ना है. ठीक है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 6th पार्ट है विच इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी. ठीक है. हम इस कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें. तो हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं अराउंड 20 पेपर को एनालाइज किया है. इसमें हमने देखा है कि इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या अगर मैं और क्लोजली रिलेटेड बोलूं तो इंडियन यूनियन के अंदर क्या क्या सवाल आए हैं और किस उनका डिफिकल्टी लेवल कितना है, उसको देख के आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है सब्जेक्ट को, उन सारी चीजों को हमने एनालाइज किया है. उसी बेसिस पर हम कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज या प्रिपरेशन टिप्स आपको देने वाले हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. और जो सबसे पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कीवर्ड को पकड़ेंगे तो आपको इसकी पढ़ाई में यू हैव टू स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. आपको कॉन्स्टिट्यूशन से स्टिक करना है और इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. अब इसमें क्या नहीं पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको? तो इसमें आपको केस लॉज, जो रिलेवेंट केस लॉज हैं उनको नहीं कवर करना है. जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, एक दो केसेस को छोड़ के, जैसे केशव नंदा भारती केस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. एक दो केसेस को छोड़ के आपको अदरवाइज केस लॉज में नहीं जाना है. और क्या नहीं करना है? आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं. यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम सिविल सर्विसेज में अक्सर देखते हैं कि इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ लिबर्टी इज रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट. ठीक है. उसको लेके 4 आपका एनालिसिस होता है. तो उस टाइप के सवाल भी आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं. अगेन कीवर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी विल स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो आज के स्टूडेंट अच्छे से समझते होंगे आपको नहीं करना है. ठीक है. यहां तक क्लियर है? एक और अच्छा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है. ठीक है. तो उसमें भी आपको केवल यह जानना है कि उस लॉ में, उस आर्टिकल में क्या लिखा गया है. आपको ये नहीं समझना है कि उसके पीछे जो बैकग्राउंड है कि जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या अमेरिकन कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है. तो इन चीजों पे आपको नहीं जाना है, किसी भी प्रकार के डॉक्ट्राइन पे नहीं जाना है. आपको केवल और केवल उस आर्टिकल को समझना है और उसको टोटलिटी में याद करना है. ठीक है. तो रूल ऑफ लॉ टाइप की चीजें भी आप समझ रहे हैं. ठीक है. तो द पॉइंट हियर इज स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और हम इसी पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैसे हम इसमें और स्पेसिफिक होकर समझ सकते हैं इन चीजों को. तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है
कि अगर आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ने जाएंगे तो आपको सबसे पहले हर एक आर्टिकल में क्या दिया है उसको डायरेक्टली कवर करना है, बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही डायरेक्टली आर्टिकल से निकल के आए हैं। ठीक है, यानी आपको लिखना है आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि उस आर्टिकल में क्या बात करी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो हैं वो चीज से आए हैं। लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2017 में एएलसी में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स दैट स्टेट्स शैल मेक प्रोविजंस सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, फॉर मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी में एक आर्टिकल है, तो डायरेक्टली आपका आर्टिकल पूछा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें देखिए, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन द कंडीशंस ऑफ वर्क। अगेन ये डायरेक्टली आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर से देखते हैं, इन इंडिया ऑल पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजन रेस्ट विद द पार्लियामेंट। अगेन इसमें आर्टिकल का नंबर नहीं पूछा है, पर इसमें डायरेक्ट बात है कि जो टर्मिनेशन और एक्विजिशन की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी डायरेक्ट चीज पूछी है। ठीक है, अगला चीज देखिए, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, डायरेक्ट 7 शेड्यूल से पूछा है ये सवाल। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, 2015 एएलसी का सवाल है। अगेन इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एएलसी एग्जाम 2015। द पॉइंट इज, आपको स्ट्रेट अवे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में क्या दिया गया है, और इवन नंबर, कुछ के लिए तो नंबर भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक और सवाल हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 243 ZD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगेन जो उसका जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वही डायरेक्टली पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब हम तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज में ये आते हैं कि जैसे हमने बोल दिया कि स्टिकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और डायरेक्टली आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, तो क्या यूपीएससी बिल्कुल ही लेमैन क्वेश्चन पूछने वाला है? सो द आंसर इज नो। कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी अच्छे भी पूछेगा, बट अगेन उतनी डेप्थ में नहीं पूछेगा। सो द थर्ड पॉइंट इज कि अगर आप कोई सा भी प्रोविजन पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई सा भी प्रोविजन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल टोटलिटी में समझिए, उसको बिल्कुल टोटलिटी में समझिए कि उस प्रोविजन में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर्स इलेक्ट कैसे होंगे या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो आप केवल ये मत जानिए कि इस आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, आप ये भी जानिए कि वो किस मेथड से हो रहा है, यानी उस प्रोविजन की टोटलिटी समझिए। ठीक है, अगेन अगर कोई गवर्नर अपॉइंट हो रहा है तो उसको कौन अपॉइंट करता है, और वो उसके लिए क्या आर्टिकल है। आप केवल ये मत जानिए कि इस आर्टिकल में गवर्नर अपॉइंट हुआ, उसको अपॉइंट किसने किया, यानी वो पूरी कहानी है, पूरा डिटेलिंग आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं डिटेलिंग से आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, बट अगेन आपको वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मीकांत इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर द इंडियन पॉलिटी, पर अगर आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो हमें तो उसमें भी आपको बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी है। आपको नहीं करना है कि आप पूरे ही डिटेलिंग में जाए, बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुक। बट अगेन वी आर गोइंग टू स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टोटलिटी का मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं कि कैसे क्या है। जैसे ये क्वेश्चन एएलसी 2017 में आया था, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेजिग्नेशन से रिलेटेड पूछा था, और अगेन अगेन इसमें आप देखेंगे तो रेजिग्नेशन का पहला ऑप्शन है, इट इज एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर बात खत्म हो सकती थी, बट अगेन अगला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी में, इट इज एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु मस्ट कम्युनिकेट विद स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये एडिशन आप देख रहे हैं, हु मस्ट कम्युनिकेट विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोविजन इन द टोटलिटी। मत करिए कि आपने समझ लिया कि वो वाइस प्रेसिडेंट को जाएगा तो मैं उसको वहीं तक स्टिक कर दूं। ठीक है, हर एक चीज, क्योंकि इट इज अ यूपीएससी एग्जाम, उसमें कुछ क्वालिटी आपको जरूर मिलेगी। अगेन हैविंग सेड दैट, सिविल सर्विसेज में जितना डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं, उतना डेप्थ में रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात पे आते हैं कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने इंक्लूड कर लिया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजन राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो सिटीजन राइट से रिलेटेड पूछा है, यानी आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव टू द सिटीजन, पर कुछ राइट्स तो फॉरेनर्स के लिए भी हैं। बी ऑप्शन देखिए, ओनली सिटीजन आर एलिजिबल फॉर सर्टेन ऑफिस, ये भी बात सही है। तो भले ही ये सीधा सीधा आर्टिकल से उठाया हुआ है, बट देर इज अ लिटिल बिट ऑफ एनालिसिस, जो कि बहुत बेसिक एनालिसिस है के मतलब वो तभी आप सही कर पाएंगे जब आप उसको टोटलिटी में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है, विच स्टेज दैट कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ लेंगे, सारा पढ़ लेंगे, पर इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर करने होंगे, आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जरूर कवर करने होंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, चाहे फर्स्ट अमेंडमेंट हो, चाहे फिर उसके बाद 1976 में 42nd और 44th अमेंडमेंट हो, या फिर उसके बाद जो पंचायत राज का जो अमेंडमेंट था 91, 92, 9th और 10th अमेंडमेंट, शेड्यूल जब ऐड हुए थे और पंचायती राज आया था, वो अमेंडमेंट हो, तो आपको ना ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जरूर आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, हम इसके कुछ सवाल भी देख लेते हैं। तो 2015 में ये सवाल आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 73rd अमेंडमेंट क्या था? जब पंचायत आ गया था, जब पंचायत सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था, दिस इज द 73rd अमेंडमेंट, और इससे रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछा है। ठीक है, अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। अगेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, जिसके बाद इसको प्राइमेसी मिल गई थी। आई गेस 44th अमेंडमेंट है, यू हैव टू चेक, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, which one of the following amendment to the constitution of India the age to exercise franchise was reduced from 21 to 18 years। again, amendment से related। तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से आ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अमेंडमेंट तो मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं कुछ कुछ चीजें और पढ़ सकता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो मुझे पढ़ना ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो इंडिया मुझे पढ़ना ही है। इसके अलावा मुझे क्या क्या पढ़ना है? इसके अलावा मुझे पढ़ना है अमेंडमेंट्स। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है कि जैसे आपने चार्टर्स एक्ट पढ़ लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ लिया, 35 पढ़ लिया, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगेन, इसमें आपको बिल्कुल एनालिसिस में नहीं जाना है, केवल उनके जो मोटा मोटा फीचर्स हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, या फिर आप कोई और सोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो लोग भी आपको अच्छे से ही देंगे। फीचर्स को मोटा मोटा आप देख लीजिए। जो ह्यूमन पेरेटर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने अलग से एक चैप्टर ही दिया है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनको केवल वही चीज देखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसको पढ़ लीजिए, इससे भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और एडिशनल चीजें हैं जो आपके कवरेज और आपके सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगी, प्लस ये इंश्योर करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा, और अगर इसका कोई सवाल भी आ जाए तो भी आप सही करें। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा ना कुछ कुछ एडिशनल चीजें आपको पढ़नी है। जैसे जैसे आपने पढ़ लिया कि नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ लिया, या कुछ स्टैचुरी बॉडीज होती हैं, कुछ स्टैचुरी बॉडीज हैं, आपने इनको पढ़ लिया। क्या क्या स्टैचुरी बॉडीज हो सकती हैं? आपने पढ़ लिया सीबीआई के बारे में, आपने सीवीसी के बारे में पढ़ लिया, आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। ठीक है, और क्या पढ़ सकता हूँ एक्स्ट्रा? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा, कि आप आरटीआई एक्ट भी पढ़ लीजिए साथ में। हमने पॉलिटी की बुकलेट में भी जो हमारी ह्यूमन पेरेटिस की है, इसमें आरटीआई का एक अलग से चैप्टर दिया है, और उसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज आप, और जैसे पेसा एक्ट है, पेसा एक्ट को आप कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है, जो 96 में आया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, पर उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी अपना टारगेट बनाइए। ठीक है, तो अगर मैं इस सारी कहानी को समराइज करूं तो मैंने क्या क्या आपको बातें बताई। तो पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। केस लॉज और इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं, केस लॉज और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मत जाइए।
ठीक है, नो मैटर आपको कितने भी इंटरेस्टिंग लगे, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। सेकंड चीज ये कि आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के आप कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ी है, और इसके पहले जो बात थी वो ये कि टोटलिटी में पढ़ी है। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि इमरजेंसी लगेगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो आपका काम हो गया, नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उसको लेके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो टोटलिटी में पढ़ लिया, बट अगेन उसमें कोई एनालिसिस, कोई इंप्लीकेशन कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज ये कि इंपॉर्टेंट के एडिशनल चीजें क्या क्या हैं, एडिशनल चीजें हैं आपकी अमेंडमेंट्स आपको देखना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, कुछ कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज देखनी है, और इसके अलावा नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंटरस्टेट डिस्प्यूट जो है उसको पढ़ लीजिए, आरटीआई एक्ट को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, इफ टाइम अलाउज। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाइए, कंसाइज अपने नोट्स बनाइए, कंसाइज रहिए, यही हमारी तरफ से आपको एडवाइस है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी पावर एक्सक्लूसिव है, कहां एक्सेप्शन वर्ड यूज किया गया है, किसका कौन सा अच्छा प्रोविजन आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया है, चैप्टर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रक्चर है, आपको उस स्ट्रक्चर से शुरू करना है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी तैयारी को तोड़ना है कि सिटीजनशिप का ये चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स का ये चैप्टर है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये चैप्टर है, तब जाके वो सब्जेक्ट डिकोड होगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप या चैप्टर बाय चैप्टर आपकी चीजें कवर होंगी, ठीक है। ठीक है, आपको कोई भी चीज पूछनी हो आप नीचे जो लिंक में डिस्क्रिप्शन है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल। Welcome friends, in this short video we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC, and once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take Factories Act or you can take motivation theories under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword of Factories Act or motivation theory, whatever you have selected, you'll go to the second step. So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes, you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on और आप डायरेक्टली टीचर से आप क्लास में बात करके अपने डाउट डिस्कस करोगे as if you are in a physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, एक पॉलिटिक and so on, so that you will get a very
क्लियर आइडिया कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं एंड हाउ कंफर्टेबल आर यू विद दैट स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ टीचिंग. So you can go through some of these classes to review the classes. ठीक है. Another thing, guys, if you want to assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like. और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is a online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है. जैसे कि पूरे HR को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्री रिजेक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform and for this one particular topic only of factory reject or motivation theory, you will do around 80 to 100 question for that particular topic only. ठीक है. तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहां-कहां से सवाल हैं? Of course जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो यूपीएससी के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जैसे कि ईपीएफओ, ESIC-DD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, एपीएफसी, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल, इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं. ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. सो यू गो थ्रू ओनली relevant questions only from these exams. उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज, वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए. सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन. इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7,000-8,000 क्वेश्चन बैंक. नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन. हर एक को हमने उसमें डाला है. Another thing guys, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, then you will go through detailed explanation of with the answer so that आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. Then and there you will understand it. So these 3 steps: online question bank, concise booklets and video classes. Through these 3 steps, you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में. Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new, और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा
कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from Human Peritus preparation plan. So every 5th guy in the country was a Human Peritus student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job. ठीक है, लेबर एक्ट का एक एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to, even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.